स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मेसी पाठशाला में। आज हम लेकर आए हैं फर्स्ट सेम बी फॉर्म का फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब्जेक्ट, जिसमें आज हम बात करेंगे इम्प्योरिटी और सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटी और कंट्रोल ऑफ इम्प्योरिटी। तो सबसे पहले हमें देखना है क्या इम्प्योरिटी है क्या। तो इम्प्योरिटी की बात करें तो इसका हिंदी मतलब होता है अशुद्धि। एक होता है आपका प्योर सब्सटेंस, जैसे कि अगर हम बात करें चीनी की, हम चीनी लेके आए और उस चीनी को हमने पीस लिया। पीसने के बाद हम देखते हैं उसमें कि अगर हम उसमें और कुछ मिक्स कर दें तो उसमें दिखेगा तो नहीं, लेकिन हम उसके लिए कुछ केमिकल्स मेथड को लगा करके चेक कर सकते हैं कि वो चीनी शुद्ध है या नहीं है। ऐसे ही ये आपके केमिकल सब्सटेंस होते हैं, फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस होते हैं, इनमें भी किसी प्रकार की इम्प्योरिटी है या नहीं उसको चेक किया जाता है। तो हम बात करें अ कंपाउंड इज सेड टू बी इम्प्योर इफ़ इट इज हैविंग फॉरेन मैटर। यदि किसी कंपाउंड में कोई बाहरी पार्टिकल प्रेजेंट है तो हम उस कंपाउंड के लिए इम्प्योर कंपाउंड बोल सकते हैं। और दूसरी डेफिनेशन है इसकी, इम्प्योरिटीज आर डिफाइंड एज undesired or other material which is present with original matter। इम्प्योरिटी क्या है? कोई अनडिजायर्ड सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। जैसे हम जिस पर्पज़ के लिए कोई भी चीज़ बना रहे हैं उसके अलावा उसमें अदर कोई सब्सटेंस प्रेजेंट हो जाए तो वो इम्प्योरिटी हो जाती है। इट मे बी नेचुरली अकरिंग और एडेड ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ अ केमिकल प्रोडक्ट। या तो ये नेचुरली आ सकती है और किसी केमिकल प्रोडक्ट की सिंथेसिस के समय भी आ सकती है। अब इसके बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी। आईसीएच गाइडलाइन के अकॉर्डिंग यह 3 प्रकार की इम्प्योरिटी हो सकती है: ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी और रेसिडुअल इम्प्योरिटी। हम बात करें ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी की। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी में दीज इम्प्योरिटीज अराइजेज ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और स्टोरेज ऑफ ड्रग सब्सटेंस विच इंक्लूड्स रॉ मटेरियल, इनिशियल मटेरियल, बाई प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट, डिग्रेडेशन प्रोडक्ट, रिएजेंट्स, लिगेंड्स और कैटालिस्ट। मतलब जो इम्प्योरिटी हैं ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान आ जाती है और हम जब ड्रग सब्सटेंस को स्टोर करते हैं उस समय भी आ सकती हैं। जिसमें कौन कौन सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं आपके से रॉ मटेरियल। अगर रॉ मटेरियल में कोई ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी है तो वो अपने इसमें आ जाएगी फाइनल प्रोडक्ट में। आप जो इनिशियल मटेरियल यूज कर रहे हैं, स्टार्टिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से भी आ सकती है। कुछ साइड प्रोडक्ट जिनको बाई प्रोडक्ट बोलते हैं और वो बनते हैं उनसे भी आ सकती है, इंटरमीडिएट्स के द्वारा भी आ सकती है और डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स के द्वारा भी आ सकती है और रिएजेंट्स के द्वारा भी आ सकती है। सेकेंड टाइप की इम्प्योरिटी है आपकी इनऑर्गेनिक लिगेंड्स, कैटालिस्ट, हैवी मेटल्स, इनऑर्गेनिक साल्ट्स। मतलब इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी जैसे आपकी इम्प्योरिटी में इसमें क्लोराइड आयन की इम्प्योरिटी, सल्फेट आयन की इम्प्योरिटी, आयरन की इम्प्योरिटी, आर्सेनिक की इम्प्योरिटी और कई सारे मेटल्स की इम्प्योरिटी, इन सबसे इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी आती है। रेजिडुअल सॉल्वेंट्स, यह भी एक इम्प्योरिटी है। इसमें क्या होता है कि ये जो सॉल्वेंट्स होते हैं आपके, ये वोलेटाइल इन नेचर होते हैं जो कि एयर में, एटमॉस्फेयर में आसानी से एवेपोरेट हो जाते हैं। इनके लिए हम पूरी तरह से नहीं हटा सकते हैं, लेकिन हम फाइनल प्रोडक्ट को बेटर बनाने के लिए अलग अलग प्रोसीजर, अलग अलग केमिकल्स के लिए अप्लाई करते हैं। दे आर नॉट रिमूव्ड completely by applying also different procedures, yet efforts should be taken to receive residual solvents type impurity free product। अब हम बात करते हैं सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटी। हमारी इम्प्योरिटी कौन कौन से सोर्स से आ सकती है? इसमें यह आ सकती है मोस्टली 3 प्रकार के सोर्स: रॉ मटेरियल्स, मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और इनस्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। हम बात करते हैं रॉ मटेरियल्स की। सबसे पहले रॉ मटेरियल्स होते क्या हैं? रॉ मटेरियल वह मटेरियल होता है जिसके लिए हम किसी भी ड्रग को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले स्टार्टिंग मटेरियल यूज करते हैं। इसके बाद है मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग।
मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में सबसे पहले जो हम रिएजेंट्स यूज करते हैं, जो केमिकल्स यूज करते हैं स्टार्टिंग प्रोसेस में, वो है आपके रिएजेंट्स। सेकंड है रिएजेंट्स यूज टू एलिमिनेट अदर इम्प्योरिटी। अदर जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है अगर किसी केमिकल सब्सटेंस में, उसको रिमूव करने के लिए जो हम रिएजेंट यूज कर रहे हैं वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट है सॉल्वेंट्स। सॉल्वेंट्स में आपके आते हैं सबसे सस्ते सॉल्वेंट क्या होते हैं, टैप वाटर। फिर है आपका सॉफ्ट एंड वाटर, फिर है डीमिनरल वाटर और डिस्टिल्ड वाटर। नेक्स्ट है आपका रिएक्शन बेजल, मतलब जिस पात्र में जो आपकी रिएक्शन हो रही है उसको बोलते हैं रिएक्शन बेजल। नेक्स्ट है आपका इंटरमीडिएट्स, मतलब माध्यमिक कंपाउंड, जो सिंथेसिस के दौरान जो बीच में कंपाउंड बन रहा है कोई, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट्स। नेक्स्ट है आपका एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। किसी भी ड्रग को प्रिपेयर करने के समय अगर कोई एटमॉस्फेयर से कोई भी कंटामिनेशन हो जाता है और उसकी तरफ वजह से कोई इम्प्योरिटी आ जाती है, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन। कंटामिनेशन मतलब होता है दूषित। नेक्स्ट आपका मैन्युफैक्चरिंग हजार्ड्स, इसमें आता है आपका कंटामिनेशन फ्रॉम पर्टिकुलर मैटर। किसी पर्टिकुलर मटेरियल से कोई कंटामिनेशन आ रहा है वो इसमें आता है। क्रॉस कंटामिनेशन ऑफ प्रोडक्ट, किन्हीं दो प्रोडक्ट के क्रॉस होने की वजह से अगर कोई प्रोडक्ट में डिफेक्ट आ रहा है और इम्प्योरिटी आ रही है वो इसके अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है कंटामिनेशन बाई माइक्रोब्स, माइक्रोब्स बैक्टीरिया होते हैं उनकी वजह से कंटामिनेशन होना। और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कोई अगर एरर है या कोई मिस्टेक है तो उसकी वजह से। और पैकेजिंग में एरर इन पैकेजिंग। थर्ड है आपका इंस्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, इसमें क्या है कि आपका टेम्परेचर, जो प्रोडक्ट हमने इस पर्पज से बनाया है उसके लिए सबके लिए अलग अलग टेम्परेचर डिसाइड होता है। हो सकता है जैसे आपके बाइल्स, इसकी बात करें, बाइल्स होते हैं जो आपके पेरेंटल्स में, इनके लिए हमें फ्रिज में रखना होता है कुछ के लिए, तो अगर हम उनके रूम टेम्परेचर रख देंगे तो वो डिग्रेड होने लगेंगे, मतलब वो इनस्टेबल उस पर रहेंगे। फिर क्या होता है केमिकल इनस्टेबिलिटी। केमिकल इंस्टेबिलिटी आपकी स्टोरेज पर डिपेंड करती है। अगर उनके लिए पर्टिकुलर उनके अकॉर्डिंग स्टोरेज नहीं मिलता है तो केमिकल डिग्रेड होने लगते हैं। नेक्स्ट है चेंजेस इन फिजिकल प्रॉपर्टी। अब जो आपका केमिकल सब्सटेंस था यह भी मोस्टली स्टोरेज पर डिपेंड होता है। अगर उसके अकॉर्डिंग उसको स्टोरेज नहीं मिलेगा तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। हो सकता है जो सॉलिड फॉर्म में वो लिक्विड में हो जाए कन्वर्ट, और जो लिक्विड फॉर्म है वो सेमी सॉलिड में कन्वर्ट होने लगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो जाती है जनरली। और जैसे कोई केमिकल से अगर वो इवेपोरेट हो जाता है तो माना कि उसका नेचर है वोलेटाइल, हमने उसको धूप में रख दिया, अब धूप में क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा। इसी प्रकार हम देखते हैं रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स एम्प्लॉयड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इसमें क्या है, इफ इम्प्योरिटीज आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन रॉ मटेरियल देन इट में पास इनटू फाइनल प्रोडक्ट, सो फाइनल प्रोडक्ट विल बी कंटामिनेटेड। यदि जो आपकी इम्प्योरिटी है वो रॉ मटेरियल में पहले से प्रेजेंट है तो यह आपको फाइनल प्रोडक्ट में पहुंच जाएगी और यह फाइनल प्रोडक्ट को कंटामिनेट कर देगी। इसका एग्जांपल है जब जिंक सल्फेट बनना होता है, इसमें क्या होता है, जिंक ऑक्साइड आपका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है और जिंक सल्फेट बनाता है। सेकंड क्या होता है, अगर आपका जिंक है, जो जिंक मेटल, यह सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और जिंक सल्फेट बनाता है। जबकि जिंक मेटल और जिंक ऑक्साइड होते हैं, इनमें एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीज, निकिल, आर्सेनिक, आयरन जैसी इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट है मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। इसमें रिएजेंट्स एम्प्लॉयड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कैल्शियम कार्बोनेट कंटेंस एल्कली एज इम्प्योरिटी विच कम्स फ्रॉम सोडियम कार्बोनेट। जबकि कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो बेसिक एल्कली टाइप की इम्प्योरिटी इसमें प्रेजेंट होती है, जो कि आपकी सोडियम कार्बोनेट से आ रही है। जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है, यह जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट रखता है अपने पास, इनको वॉशिंग प्रोसेस द्वारा भी हम रिमूव नहीं कर सकते हैं। इसकी रिएक्शन दी है नीचे, कैल्शियम क्लोराइड प्लस सोडियम कार्बोनेट फॉर्म्ड कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है रिएजेंट्स यूज्ड टू एलिमिनेट अदर इम्प्योरिटीज। इसमें है क्या, जो बेरियम इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड टू रिमूव सल्फेटिक इम्प्योरिटीज, हैंस
पोटेशियम ब्रोमाइड विल बी कंटामिनेटेड बाय ट्रेसेस ऑफ बेरियम। जो आपका बेरियम है वो आपके पोटेशियम ब्रोमाइड के प्रिपरेशन में सल्फेट इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है, बट जो बेरियम है यूज किया गया था यह खुद इसके खुद के ट्रेसेस पोटेशियम ब्रोमाइड में प्रेजेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट है सॉल्वेंट्स। सॉल्वेंट, सबसे सस्ता सॉल्वेंट आपका वाटर होता है। वाटर इज चीपेस्ट सॉल्वेंट विच इज यूज्ड इन प्रिपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन एंड इट मे कॉज मेजॉरिटी सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटी। जबकि वाटर एक सबसे सस्ता सॉल्वेंट है और इसके लिए मोस्टली आपकी प्रिपरेशन में यूज किया जाता है, जिसकी वजह से इम्प्योरिटी आ सकती है। फर्स्ट है आपका टैप वाटर। जो आपका टैप वाटर है यह डाइवेलेंट आयंस टाइप की इम्प्योरिटी अपने अंदर रखता है, जैसे आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोराइड आयन, कार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन ETC। नेक्स्ट है आपका सॉफ्टेंड वाटर। जो आपको सॉफ्टेंड वाटर होता है यह डाइवेलेंट आयंस फ्री होता है और इसमें जो आपकी इम्प्योरिटी होती है वो मोर सोडियम और क्लोराइड आयन होते हैं। नेक्स्ट है डीमिनरलाइज्ड वाटर। ये जो इम्प्योरिटी इसमें जो इम्प्योरिटी होती है वो आपकी पायरोजन्स, बैक्टीरिया और ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी हो सकती है, बट इसमें जो आयन एक्सचेंज रीजन टाइप की इम्प्योरिटी नहीं होती है और यह आयंस फ्री होते हैं। मतलब इसमें टैप वाटर, सॉफ्टेंड वाटर दोनों इम्प्योरिटी नहीं होती हैं और एक केमिकली एक्सपेंसिव होता है, इसलिए हम इसको लार्ज स्केल पर यूज मोस्टली नहीं करते हैं। अब है डिस्टिल्ड वाटर। It is free from all organic impurities or inorganic impurities and therefore seemed to be a best solvent, but it is quite expensive. इसमें ना ऑर्गेनिक और ना ही इनऑर्गेनिक कोई सी भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट नहीं होती है, बट यह थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन यह एक बेस्ट सॉल्वेंट के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन बेजल। दीज बेजल्स become metallic such as copper, galvanized iron, glass और सिलिका। जो आपके रिएक्शन बेजल होते हैं मतलब वो पात्र जिनमें आपके फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस के लिए प्रिपेयर्ड किया जा रही है, आपकी ड्रग फॉर्म की जा रही है, वो आपके मेटालिक होते हैं, जैसे आपके कॉपर से बने होते हैं, कुछ ग्लास से बने होते हैं और सिलिका से बने होते हैं। इनमें जो रिएजेंट होते हैं, सम रिएजेंट्स विच आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में रिएक्ट विद मेटल ऑफ रिएक्शन वेजल्स, हेंस ट्रेसेस ऑफ मेटल्स विल बी इंटर इनटू प्रोडक्ट। जो आपके रिएक्शन वेजल हैं जो मेटालिक नेचर थे, उन मेटालिक का कुछ ना कुछ ट्रेसेस अमाउंट आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान आपके फाइनल प्रोडक्ट में पहुंच जाता है। जैसे ग्लास बेजल्स में गिव ट्रेसेस ऑफ एल्कलाइट टू सॉल्वेंट। जो ग्लास बेजल्स होते हैं उनके भी कुछ ना कुछ ट्रेसेस सॉल्वेंट के जो होते हैं पहुंच जाते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड लीचेस आउट एल्कलाई फ्रॉम बोरोसिलिकेट ग्लास। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसको बोरोसिलिकेट ग्लास में रखा जाता है तो कुछ ना कुछ अमाउंट बोरोसिलिकेट ग्लास का उसमें पहुंच जाता है। और कॉपर और जिंक जो आपके कॉपर और जिंक ये एसिडिक सब्सटेंस के साथ मोस्टली थोड़े बहुत रिएक्ट कर जाते हैं। अब इंटरमीडिएट। इट में कंटामिनेट द फाइन प्रोडक्ट। जब इंटरमीडिएट होता है या फाइन प्रोडक्ट के लिए कंटामिनेट करता है। एग्जाम्पल से हम इसको देखते हैं तो क्या है, सोडियम ब्रोमाइड इज प्रीपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ब्रोमीन एंड स्लाइट एक्सेस। हमने इसमें क्या लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को लिया और ब्रोमाइन को लिया। ब्रोमाइन थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में ले लेते हैं तो इसमें क्या बनता है, सोडियम ब्रोमेट, सोडियम ब्रोमाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। जो आपका सोडियम ब्रोमाइड होता है ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होता है और जो सोडियम आपका ब्रोमाइड होता है ये फाइनल प्रोडक्ट होता है, बट जो सोडियम ब्रोमेट होता है यह आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है। सोडियम ब्रोमेट ऑन इज reduced to sodium bromide by heating the residue with charcoal। जब सोडियम ब्रोमेट था इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, उसके लिए हम चारकोल के साथ रिएक्ट कराते हैं और सोडियम ब्रोमाइड में कन्वर्ट हो जाता है। यदि ये सोडियम ब्रोमेट पूरी तरह से सोडियम ब्रोमाइड में कन्वर्ट नहीं होता है तब यह इम्प्योरिटी के रूप में आपके फाइनल प्रोडक्ट में प्रेजेंट होता है। एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस।
एटमॉस्फेयर में कई टाइप की डस्ट गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, आर्सेनिक और हाइड्रोसल्फाइड एटीसी गैसें प्रेजेंट होती हैं। तो यह आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो सकती हैं। एग्जाम्पल की बात करें इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड रीडली एब्जॉर्ब्स एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए जनरली एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ देते हैं तब यह कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है, तो यह सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। हम नेक्स्ट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग हजार्ड्स। इसमें फर्स्ट है कंटामिनेशन फ्रॉम पर्टिकुलर मैटर, किसी पर्टिकुलर मटेरियल के साथ ये कंटामिनेशन होना। क्रॉस कंटामिनेशन ऑफ प्रोडक्ट, जब कोई दो प्रोडक्ट के लिए किसी भी प्रकार से, जैसे आपके ईयर में माना कि कोई डस्ट पार्टिकल्स हैं किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के, जैसे दो केमिकल्स हमने लिए हैं उनके पाउडर फॉर्म लिए और एक उड़ करके थोड़ा सा अमाउंट उसमें पहुंच जाए, तो वो भी एक टाइप से क्रॉस कंटामिनेशन होता है। और जैसे हमने दो बैरल्स लिए थे, दोनों में हमने ड्रग बनाई, बट हमने जो द्वारा हमने जब उनको यूज किया तो हम धुला नहीं उनको, और हमने थोड़ी सी वो दोनों एक्सचेंज हो गए आपस में और हमने यूज कर लिए, तो उस वजह से हमारा क्रॉस कंटामिनेशन हो जाता है। कंटामिनेशन बाय माइक्रोब्स, जो आपके माइक्रोब्स बैक्टीरिया होते हैं इनकी वजह से कंटामिनेशन होना। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एरर होना, जो हम प्रोसेस यूज कर रहे थे उसमें कोई ना कोई थोड़ी बहुत एरर है और उसको हमने अगर फॉलो कर लिया तो उसकी वजह से भी आपकी इम्प्योरिटी आ सकती है। आपकी पैकेजिंग की जो प्रोसीजर था प्रॉपर वो फॉलो नहीं हुआ, उसमें कोई सी एरर आई, उसकी वजह से भी आपके इम्प्योरिटी आ सकती है। इनस्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, इसमें सबसे पहला फैक्टर होता है टेम्परेचर। द रेट ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन एंड फिजिकल चेंजेस ऑफ स्टोर्ड प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। जब केमिकल डिकम्पोजिशन का रेट है और फिजिकल चेंजेस का, यह सब कुछ आपके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जिस ड्रग के लिए जितना टेम्परेचर सूटेबल है उतना टेम्परेचर उसको मिलना चाहिए। जैसे कि जो आपकी फार्मेसी होती है उसमें इसीलिए रेफ्रिजरेटर का यूज किया जाता है, क्योंकि जो कुछ आपके ऐसे सब्सटेंस होते हैं फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस जिनके लिए 2 से 8 डिग्री तक टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम रेफ्रिजरेटर यूज कर लेते हैं। Chemical instability, when storage conditions are not adequate, then chemical decomposition may start. जो आपके केमिकल सब्सटेंस थे, आप फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस थे, अगर उनके लिए उनके अकॉर्डिंग स्टोरेज कंडीशन नहीं मिलती है तब वो केमिकल डिकम्पोज होने लगते हैं। इसमें इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे लाइट की वजह से। अगर किसी प्रोडक्ट के लिए हमारे लिए डार्क एरिया में रखना है, अगर हम उसको लाइट वाले एरिया में रख देते हैं तो उसका रिएक्ट कर लेगा और डिकम्पोज होने लगेगा। नेक्स्ट है ट्रेसेस ऑफ एसिड और एल्कलाई। एसिड से और एल्कलाई सब्सटेंस से हो सकता है। ट्रेसेस ऑफ मेटालिक इम्प्योरिटी, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। जनरली जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, हम ऑक्सीजन जैसी वो सब्सटेंस रिएक्ट करेगा और ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगी तो उससे डिकम्पोज होने लगेगा। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर ले आपके वाटर वेपर के साथ। नेक्स्ट है चेंजेस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। स्टोरेज कंडीशन कैन ऑल्सो चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। जैसे किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसमें सबसे पहले हम लेते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज आपकी, इसका टेस्ट, स्मेल, कलर ईटीसी और इसका फॉर्म। जिससे कोई सब्सटेंस आपका सॉलिड फॉर्म में है और उसको अगर खुला छोड़ दिया जाए तो हो सकता है वो लिक्विड या गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। इसकी हम बात करते हैं आपके कैम्फर की, कपूर जिसे हम बोलते हैं। कपूर के लिए अगर हम खुले में रख दें तो क्या होता है, यह आपका सब्लिमेशन प्रोसेस जब होता है जब, तो यह आपका गैस में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ इम्प्योरिटी। इसका फार्माकोपिल मेथड दिया गया है, जिसमें जो आपको मोनोग्राफ है इसमें इन्होंने बताया कि हमें क्या फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले होता है टाइटल। टाइटल में क्या होता है, सब्सटेंस का ऑफिशियल नेम क्या है,
उसका कभी कभार कॉमन नेम और सिनोनिम्स भी लिख दिया जाता है। सेकेंड है केमिकल फार्मूला। इट रिफर्स टू केमिकली प्योर सब्सटेंस एंड इज नॉट एन इंडिकेशन ऑफ प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस। ये तो बताता है कि आपका केमिकली प्योर सब्सटेंस है, बट ये नहीं कहता है कि सब्सटेंस प्योर है। नेक्स्ट है केमिकल नेम्स। इसमें क्या होता है, आईयूपीएसी नेम दिया जाता है ड्रग का। नेक्स्ट है आपका कैटेगरी। यह सब्सटेंस को किस पर्पज के लिए अप्लाई करना है यह इसको इंडिकेट करता है कि आप जैसे टॉपिकली है तो अगर आपकी स्किन के लिए, फंगल के लिए है, बैक्टीरिया के लिए है, ये सब भी ये इंडिकेट करता है। नेक्स्ट है आपका डोज। इसमें क्या होता है, जबकि अडल्ट डोज है वो मेंटेन उस पर मेंशन की होती है कि एक अडल्ट के लिए कितनी डोज देनी है। डिस्क्रिप्शन में हम उसकी जनरली फिजिकल और ऑर्गेनोलेक्टिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे उसका हम बात कर लेते हैं मोस्टली फिजिकल प्रॉपर्टीज में उसकी, जैसे सॉलिड फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म है, गैसेस फॉर्म है। ऑर्गेनोलेक्टिव प्रॉपर्टीज में कलर, ऑर्डर, टेस्ट, स्मेल, इन सब के बारे में। नेक्स्ट है आपका सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी हमें यहाँ पे हमने डिटेल बनाई है। इसमें क्या है आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट फॉर वन पार्ट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट सब्सटेंस की जिसको घोला जाना है उसकी एक पार्ट को घोलने के लिए हम कितने सॉल्वेंट की नीड होती है। अगर एक पार्ट ऑफ सॉल्यूट को घोलने के लिए हमें उसके लेस देन वन पार्ट की नीड होती है तब उस सॉल्युबिलिटी को हम बोलते हैं वेरी सॉल्युबल। यदि हम 1 से 10 पार्ट की नीड होती है उसको बोलते हैं फ्रीली सॉल्युबल। 10 से 30 पार्ट की नीड होती है उसको बोलते हैं हम सॉल्युबल। और 30 से 100 पार्ट की नीड होती है उसको मतलब स्पेयरिंगली सॉल्युबल। 100 से 1000 पार्ट की नीड होती है उसको हम बोलते हैं स्लाइटली सॉल्युबल। 1000 से 10,000 पार्ट की नीड होती है उसको हम बोलते हैं वेरी स्लाइटली सॉल्युबल। और 10,000 पार्ट से ज़्यादा जरूरत होती है उसको बोलते हैं प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल। हम बात करते हैं स्टोरेज की। ड्रग को स्टोरेज करने के लिए कई सारे स्टोरेज कंडीशन बनाई गई हैं। जैसे कोल्ड में हमें 8 डिग्री सी के अंदर टेम्परेचर रखना होता है। इसमें आता है 2 डिग्री सेल्सियस से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। कूल की बात करें इसमें हमें 8 डिग्री सी से 35 डिग्री सी तक टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। रूम टेम्परेचर भी दवाएं रखी जाती हैं उसके लिए हमें जनरली जो एरिया है 25 से 30 डिग्री सी टेम्परेचर होना चाहिए। वार्म मतलब गर्म, इसमें 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। फिर है एक्सेसिव हीट, इसमें 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। इसमें दे आर नॉट एब्सोल्यूट प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। यह आइडेंटिटी को पूरी तरह से प्रूफ नहीं करते हैं। इसमें कुछ केमिकल टेस्ट प्रोवाइड होते हैं उस केमिकल सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे आपका रेड लिटमस पेपर होता है, ब्लू लिटमस पेपर होता है, यह सब भी आपके लिटमस टेस्ट जैसे होता है वैसे ये भी है। जैसे आप कैसे भी टाइट्रेशन में आपका टाइट्रेशन करते हैं। नेक्स्ट है आपका टेस्ट फॉर इम्प्योरिटी इंक्लूडिंग लिमिट टेस्ट। डिफरेंट लिमिट्स फॉर इम्प्योरिटी आर मेंशन्ड फॉर डिफरेंट सब्सटेंस। अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग प्रोसीजर दिए गए हैं। अस्से में क्या होता है, इट डिस्क्राइब्स ऑफिशियल मेथड फॉर क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट ऑफ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस एंड इट्स प्रिपरेशन। इसमें उस जो सब्सटेंस है उसकी असे करने के लिए, उसकी एपीआई को क्वांटिटी डिटरमाइन करने के लिए हम असे इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू।